गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तावना, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया था संविधान का गठन और लोकतंत्र। लोकतंत्र बड़ा टॉपिक था, बड़ा चैप्टर था, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र हमने ख़त्म कर लिया है और हमने ख़त्म कर लिया है संविधान का गठन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? तो हम जानते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमारे संविधान का लक्ष्य क्या कहती है, यानी कि प्रस्तावना में हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। ये प्रस्तावना ही हमारे संविधान का सार है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है कि हमारा भारत का संविधान कैसा होगा कैसा नहीं। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना जो लिया गया है वो सोर्स है, जिसका स्रोत यूएसए है, यानी अमेरिका से लिया गया। और इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 21-20 पे आधारित है। और ये भारत संविधान जो स्रोत है, संविधान का स्रोत वो भारत की जनता है, यानी संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। शक्ति फ्रॉम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग से इसको शक्ति मिलती है। ये आधारित किस चीज़ पे है? तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि हम सब जानते हैं कि 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे और उसको अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब इस दिन प्रस्ताव पेश किया गया और ये पास कर दिया गया 22 जनवरी 1947। यस, 13 दिसंबर को ये पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। और यही आगे चल के हमारे संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल बना। इसकी प्रकृति अगर देखें तो भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति है उसमें संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। यानी ये हमारी उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका मॉरल है। एक बार प्रस्तावना के अंदर एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जो कि संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें संशोधन हुआ था, इसलिए इस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द, प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इस धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम आगे समझेंगे क्या है, समाजवादी क्या होता है, अखंडता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है दोस्तों, ये रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो है और ये सिर्फ सुनना है। आप कान में लगा लीजिए लीड, अपना काम करते रहिए और ये सुन लीजिए, थोड़ा फास्ट करके सुनिएगा प्लीज़। हम भारत के लोग भारत में निवास करते हैं, यानी कि हम भारत के लोग, जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की वगैरह वगैरह, तो उसमें हम भारत के लोग जो वर्ड है उसमें हम भारत में निवास करते हैं। शक्ति यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और संप्रभु शक्ति जनता में निहित है। यानी कि हम भारत के लोग का तात्पर्य हुआ कि इसकी प्रभुता शक्ति जनता में निहित करती है, इसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और हम भारत के निवास करने वाले लोग, यानी भारत के नागरिक। ठीक, आगे देखते हैं। उद्देश्य क्या है? न्याय, समानता और स्वतंत्रता। न्याय, समानता और स्वतंत्रता। प्रस्तावना क्या कहता है? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, अभी हमने पढ़ा, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। लैंग्वेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड लिया गया है इसको यूएसए से। संविधान अधिकार क्षेत्र,
यानी संविधान का अधिकार के क्षेत्र स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। यानी कि हम भारत के लोग को अच्छे से डिफाइन करना है कि भारत के जो नागरिक हैं उनके पास क्या है, वो भारत के निवासी हैं, उनकी शक्ति का स्रोत। और अगर राजनीतिक समानता की बात करें, राजनीतिक न्याय की बात करें, संघीय शब्द की बात करें और फेडरल शब्द की बात करें, तो फेडरल शब्द हमारे संविधान में नहीं है, संघीय शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में यूनियन है, संघ है, यूनियन। इंडिया के अंदर यूनियन है, संघ। भारत और इंडिया दो नाम लिखा, या तो हम भारत के नाम से जानेंगे अपने समय, या इंडिया के नाम से जानेंगे। यानी हमारे देश को दो नामों से जाना गया है, जो कि संविधान में इंक्लूड है। राज्यों का संघ होगा, ना कि परिसंघ होगा, ना कि फेडरेशन होगा, यूनियन है, यूनियन। तो ये बात ध्यान रखना है कि राजनैतिक समानता की बात नहीं की गई है, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। और पेपर में आया था राजनैतिक समानता, जो कि गलत है। ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। ये तो राजनीतिक समानता हम आगे चलकर DPSP में देखेंगे, नीति निषेध तत्व में। आगे देखते हैं। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत की प्रकृति, यानी भारत के संविधान की प्रकृति की देखें तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक, और लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी। इसको रिपब्लिक का मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है रिपब्लिक। और हाँ, एक चीज़ है कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से में मेल खाता है। यानी कि जो हमारा यूनियन है, यूनियन स्ट्रक्चर, जबकि संघ बहुत ही पावरफुल है, जो कि कनाडा की व्यवस्था से जस्ट कनेक्टेड है, क्योंकि कनाडा में भी संघ पावरफुल है। और यहीं से आप जानते हैं कि राज्यपाल के पद का सृजन हुआ है, क्योंकि वो राज्यपाल केंद्र के अंदर राज्यपाल क्या करता है, राज्यों के अंदर केंद्र की भूमिका निभाता है राज्यपाल, इसलिए वो कनाडा सशक्त संघ। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोगों का त्याग करना। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये है कि लोगों का त्याग, क्योंकि हम विविधतापूर्ण जीवन शैली बिताते हैं। हमारे भाई हिंदुस्तान में कितना विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद का मतलब समाज सभी को एक साथ लेकर चलना, और लोकतांत्रिक उसमें सब स्वतंत्र। समाजवादी जो शब्द है वो 1976-42 संशोधन में जोड़ा गया। एक ऐसा समाज जो बराबरी पर आधारित हो, उसको समाजवादी या समाजवाद कहते हैं। यानी कि अमीरी गरीबी में ज़्यादा फैसला ना हो, जबकि ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है, ये थ्योरेटिकल बात है। संप्रभुता की बात करें तो भारत अपने फैसले लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत अपना फैसला खुद लेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, दूसरों के देश से कोई हस्तक्षेप नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो लोगों के द्वारा लाया जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब जो समाजवाद लोगों के द्वारा लाया जाएगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। यानी कि इसको अगर डिफाइन करें तो मार्क्सवाद प्लस में गांधीवाद दोनों का मिश्रण है, मिला जुला रूप है, जबकि गांधी और नेहरू के विचारों की ओर झुका हुआ है। एक्चुअल में मार्क्सवाद नहीं है, टिल्टेड किधर है, गांधी और नेहरू के विचारों की ओर झुका हुआ है। और यही DPSP में कॉन्सेप्ट आता है, जब लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं तो DPSP में हम पढ़ेंगे इसको। सेकुलर निरपेक्षता की बात करें तो न्यूट्रल का मतलब है, जो धर्मनिरपेक्षता है उसका धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, और सेकुलर की बात करें तो ये एक ब्रिटिश वर्ड है और इसका मतलब होता है निरपेक्षता। एक ऐसा राज्य जो न्यूट्रल होगा, मतलब नहीं, यानी कि किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं रखेगा। धर्म निरपेक्ष का मतलब कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल और धर्म, यानी सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हाँ, अगर धर्म की वजह से किसी
धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धारण करने योग्य। महात्मा गांधी जी का कथन है कि जो धारण करने योग्य है वही हमारा धर्म है। इसमें एक आगे चल के स्टेटमेंट आया था कि राजनीति में धर्म, तो ये जो धर्म इनकी महात्मा गांधी की बात थी वो धारण करने योग्य, यानी नैतिकता, मॉरलिटी, इंटेंसिटी की बात करते हैं ये वाला धर्म नहीं। हमारे घर के दरवाजे व खिड़कियां खुले होने चाहिए ताकि स्वच्छ और साफ हवा आ सके। साथ ही हमारे पाँव ज़मीन पर टिके होने चाहिए ताकि हवा हमें उड़ा ना ले जाए। ये गांधी जी का कथन है कि यानी कि सभी का वेलकम है, अपने धर्म पर अडिग रहें, यानी कि अपने धर्म पर अडिग रहें, किसी धर्म को हतोत्साहित नहीं करना और अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है। तो धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, जैसे भारत में विविधता बहुत सारी है, तो ये सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक ऐसा राज्य जो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि हमारे यहाँ धर्म में हस्तक्षेप होगा जब उसका कुछ उल्लंघन होगा, जैसे बहुत सारे केसेस हैं। धर्म में हस्तक्षेप नहीं, यानी कि नकारात्मक वाले धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जबकि सकारात्मक में हर सम्मान करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। जैसे चाइना में, फ्रांस में, यूएसए में अगर देखा गया तो चाइना तो नास्तिकता को फॉलो करता है, कोई उसका धार्मिक चीज़ नहीं है, धर्म नहीं। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में व्यक्तिगत यानी पर्सनल फॉलोइंग है, यानी जो आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए, लेकिन जैसे कि वहाँ पे कि अगर हिंदू धर्म से आप रिलेटेड हैं, आप अपने घर में कपूर अगरबत्ती दिया जलाते हैं, तो आप घर से निकलते हुए सब दिया बाती कपूर बुझा के जाना पड़ेगा, वहाँ का नियम है। आप पर्सनल धर्म को मानते हैं, आप निकलते हैं, मान लीजिए किसी वजह से अगर आपके घर में आग लग गई या दूसरे पड़ोसी का नुकसान हो गया, इस वजह से आप दिया बत्ती बुझा के जाएंगे। तो यूएसए में पर्सनल है। तो चाइना में, यूएसए में और फ्रांस में तो कोई रोक टोक ही नहीं है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है। आप चाहे किसी धर्म को गाली गलौज दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, यानी फ्रांस में खुली छूट है। तो यूएसए में, चाइना में, फ्रांस में ये सब धर्मनिरपेक्षता के नेगेटिव इफेक्ट देखे जा सकते हैं। जबकि सकारात्मक की बात करें तो भारत में है, क्योंकि सभी का मेलजोल एक साथ होता है भारत में। धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है कि धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे आगे चल के मौलिक अधिकार, उसमें देखेंगे। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जहां अंतिम शक्ति जनता के हाथ में निहित है, यानी कि अंतिम शक्ति का मतलब जो संप्रभुता है वो जनता के हाथ में, यानी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। लोकतंत्र, लोक मतलब लोगों का समूह, तंत्र मतलब व्यवस्था। हम जानते हैं डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है, डेमो मीन्स लोग और क्रेसिया मीन्स शासन, यानी कि ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा किया जाता है, डेमोक्रेसिया। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष का तरीका 4 प्रकार का है, आगे अभी देखते हैं। जनसंख्या जहाँ कम होती है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे फॉलो होता है जहाँ पे जनता कम हो, जनसंख्या कम हो। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, जैसे कि जनसंख्या अधिक है, जैसे भारत में, यूएसए में, ऐसे देश जो बड़े बड़े हैं जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। के संथानम एक संविधानविद हैं। भारत संघ को पैरामाउंट फेडरेशन का है, यानी कि हमारे भारत के संविधान को बोला है भारत संघ को, यानी भारत का जो यूनियन है, संविधान है, तो पैरामाउंट फेडरेशन है। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए, इतना व्यापक विस्तार हुआ उसको देखते हुए बोले थे पैरामाउंट फेडरेशन। गणतंत्र, गणतंत्र यानी भारत के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। गणराज्य, गणतंत्र वही माना जाएगा
जिसमें जो आपका सर्वोच्च पद है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उनका चुनाव होगा। यानी जिसका चुनाव होगा लोगों के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, चुनाव होना चाहिए, उसको हम गणराज्य बोलेंगे। जबकि राजतंत्र में राजा रानी होते हैं। आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला कि परिप्रेक्षा, यानी कि रेफरेंडम करवाते हैं। जो रेफरेंडम अगर सरकार करवाती है तो बाध्य हो जाता है। यानी देश में लोगों से फैसला लेने के लिए कहा जाता है कि आप लोग इस टॉपिक पे फैसला लीजिए और देखिए क्या है कैसे है। जैसे कि ब्रेग्जिट एक फैसला था, ये वहाँ पे हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन बाहर जाना, यानी कि लोगों ने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन का सदस्य थे उस समय ब्रिटेन कि उसमें सदस्यता रहनी चाहिए या फिर हटा लेनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई हटा लेनी चाहिए, यानी रेफरेंडम में तो जो पब्लिक की डिमांड थी वो बाध्य हो गया, हटाना पड़ा। उसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। जो कि 51% जिसका मत जाएगा हटाना है कि नहीं हटाना वो। जैसे मान लीजिए अभी यूपी बिहार पटना, मान लीजिए पटना में मेट्रो बनवाना है और सरकार पूछे कि मेट्रो बनना चाहिए कि नहीं, तो जनता की फैसला माननी पड़ेगी। जब रेफरेंडम के माध्यम से होगा तो माननी पड़ेगी। वही अगर जनमत संग्रह की बात करें, जिसको प्लेबिसाइड कहते हैं, प्लेबिसाइड, तो वो भी रेफरेंडम के तरीके से ही होता है, लेकिन उसका बाध्य नहीं है। जनता की जो राय होगी वो बाध्य नहीं होगी। तीसरा है कि पहल, इनिशिएटिव करना, यानी कि जैसे ग्राम सभा के सदस्य अगर चाहे तो मुखिया को हटाना चाहें तो उसके लिए पहल करेंगे और फाइनली वोट देकर वापसी बुला सकते हैं। मतलब हटाना है या बुलाना है। तो एक इनिशिएटिव है और एक रिकॉल है। रिकॉल यानी कि वापस बुलाना, पहल करना, जनमत संग्रह और परिप्रेक्षा रेफरेंडम, ये 4 प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीके हैं। और संघात्मक एवं एकात्मक दोनों हैं। ये जेनिंग्स ने बोला था कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। वकीलों का स्वर्ग, जेनिंग्स ने बोला था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज है। क्योंकि इसकी विशालता को देखते हुए, यानी कि विशालता के कारण एक दुर्गुण हो जाता है इसके अंदर, जो भ्रम तथा झगड़े उत्पन्न करता है। इसलिए बोले थे कि वकीलों का स्वर्ग है ये। केसीवीयर आप जानते हैं, केसीवीयर ने बोला था परिसंघीय कल्प, यानी कि अर्धसंघीय। क्वासी फेडरल नाम लिख के आ जाएगा पेपर में, या अर्धसंघीय लिखेगा या परिसंघीय कल्प। ये है वियर। हमने इसको कैसे याद किया, केसीवीयर, ये वियर में आधा है ना, आधा शब्द, इसलिए हमने याद किया। अर्धसंघीय किसने बोला, क्वासी फेडरल किसने बोला, वियर ने, केसीवीयर ने। ओके, आगे देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हमने देख लिया, अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। जहाँ पर जनसंख्या अधिक है जैसे भारत में, तो वहाँ पे चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी कुछ लोग को हम डायरेक्ट चुनते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्ट होते हैं। तो वो कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संसदीय व्यवस्था, संसद के अधीन, यानी भारत के लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो सांसद बनते हैं, संसद के सदस्य बनते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। यानी नियम और कानून कौन बनाएंगे, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। यानी जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, वही लोग नियम कानून बनाएंगे। यानी नियम कानून बनाने का, यानी अंतिम निर्णय जो होगा, अंतिम फैसला जो होगा, वो लोगों के द्वारा चुने गए। अध्यक्षीय में राष्ट्रपति के अधीन होता है और संसदीय में प्रधानमंत्री के अधीन होता है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं। यानी कि अध्यक्षीय, जिसको अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं, राष्ट्रपति के अधीन होता है। यूएसए में राष्ट्रपति का अधीन होता है और यहाँ पे एक बार अगर चुनाव जीत गए आप तो 4 साल कोई मतलब नहीं है, 4 साल के अंदर आप गिर नहीं सकते। जबकि भारत में क्या है, संसदीय में क्या है
कि आप 4 साल से पहले भी आपकी सरकार जा सकती है, सॉरी 5 साल के पहले भी आपकी सरकार जा सकती है। चूँकि अमेरिका में 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं और भारत में 5 साल के लिए पीएम बनते हैं। तो संसदीय में पीएम सर्वोच्च होता है और अध्यक्षीय में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। लोकतंत्र, जब तक सामाजिक लोकतंत्र प्रभावी नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, या तब तक राजनीतिक लोकतंत्र एक मिथ्या है। ये कथन किनका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अम्बेडकर जी ने बोला है कि लोकतंत्र, जब तक सामाजिक लोकतंत्र प्रभावी नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, अम्बेडकर जी ने कहा है। लोकतंत्र यानी कि गणराज्य और राजशाही। लोकतंत्र गणराज्य भी होता है, राजशाही भी होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का है, 2 भाग है। सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, चुनाव हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा अगर चुनाव हो, या तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो उसको गणतंत्र बोलेंगे। और राजशाही में क्या है? सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति उत्तराधिकारिता के माध्यम से अगर पद धारण करता है तो वो राजशाही कहलाएगी, यानी अनुवांशिक, वंशानुगत। जैसे इंग्लैंड में होता है, सऊदी में होता है, ये लोग राजशाही चलाते हैं। हम लोग लोकतंत्र चलाते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इलेक्शन। जैसे भारत में, यूएसए में और भी जो भी देशेज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे न्याय। तो न्याय 3 प्रकार की है, आप जानते ही हैं। तो जो न्याय 3 प्रकार की है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि न्याय अलग टॉपिक है। यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रिवाइज़ करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।